कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आंसर की आप लोगों की आ चुकी है और आंसर की में कई बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, कुछ क्वेश्चन के ऊपर हमें जो है मतलब ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डाउट है बच्चों का। तो मैं पूरा पेपर एनालिसिस कर देता हूँ आपके सामने एक बार कि ये पेपर में कितने गलत है कितने सही है। तो मैं जो पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ वो है आपका शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। ये शिफ्ट फर्स्ट जो हुई थी उसका पेपर है ये, ठीक है। सेकंड पेपर की अलग से वीडियो बनाएंगे हम, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो भी सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये शिफ्ट 1 का है तो इसको शिफ्ट 1 को देख लेते हैं पहले। देखिए पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे है, क्वेश्चन आईडी आप देखते रहिएगा, 7236 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं बताना है आपको। देखो संसद में जो सरकार बनती है वो पक्ष और विपक्ष दो से मिलकर बनती है, यानी कि सब दल जो हैं इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। फिर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद उसे हटा सकती है। संसद में सरकार जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुई। सरकार का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, बिल्कुल ठीक बात है, 5 साल के लिए होता है। सरकार का चयन जो है वो संसद करती है, इसे नियत अवधि पूरी होने से पहले नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल संसद नहीं हटा सकती इसको, ठीक है। सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव से इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और सरकार संसद द्वारा एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया गया है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो उसके। संसद ने नहीं कर रखा, संविधान ने कर रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी और ई, यानी कि आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। जैसे ये है, चीन ने एनएसजी के लिए भारत की सदस्यता को अवरुद्ध किया, यानी कि भारत को रोका है उसके अंदर शामिल होने से, बिल्कुल रोका है, ठीक है। भारत ने चीन समर्थित BRI का हिस्सा होने से अस्वीकार किया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्राल सिद्धांत पारस्परिकता में विश्वास करता, पारस्परिकता में नहीं करता, बड़े भाई की भूमिका निभाने में विश्वास करता है, ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ हम बड़े भाई की भूमिका में, बिग ब्रदर थ्योरी जो है वो यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुई। तो भारत और चीन जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं और दोनों ने जो है ये देखा कि हमारी डेवलपमेंट बाकी है, तो इसलिए हम जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे और डेवलप्ड कंट्रीज से जो ज़्यादा उसकी भूमिका निभाने की बात करेंगे, ठीक है। भारत चीन व्यापार जो है संतुलित व्यापार का बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चीन का व्यापार ज़्यादा है, ठीक है। हम डेफिशिएट में रहते हैं, हमेशा घाटे में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABD आंसर हो गया इसका ये बात, ठीक है। इसके बाद जो है मैनेजमेंट आई ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाई पीटर ड्रकर। इन किसके अंदर जो है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का आइडिया दिया गया है, पीटर ड्रकर में। पीटर ड्रकर ने कहाँ पे ये आइडिया दिया था, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए आइडिया दिया है, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संयोजन बिल्कुल है, एकात्मक और संघात्मक हैं हम, ठीक है। फिर दूसरा, ब्रिटिश काल में शुरू से अंत तक भारतीय राजनीतिक प्रणाली में धर्म की प्रबलता रही है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या रहा है कि धर्म के आधार पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। यहाँ ईसाई मिशनरीज आ गए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है, और हिंदू धर्म ने जो अपना रिवाइवल शुरू कर दिया, पूरा नेशनल मूवमेंट जो है वो उसके ऊपर बेस हो गया जा करके। मुस्लिम लीग धर्म के आधार पे तैयार हो गई कि धार्मिक बातें उसकी कि एक धार्मिक समुदाय के लिए है, ठीक है, इतना माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको डाउटफुल मान सकते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति के नाम है, नहीं, नाम मात्र की शक्ति है उसके नाम। सरकार की प्रणाली 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है, बिल्कुल सही है। नौकरशाही सरकार प्रणाली में न्यूनतम भूमिका निभाती, नहीं, बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाती है, नौकरशाही के बगैर सरकार नहीं चलती है, तो ABD ये इसके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट आर आल्सो क्रिटिसाइज फॉर, ह्यूमन राइट्स को जो किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ह्यूमन राइट को क्रिटिसाइज किया जाता है इलेवेटिंग इंडिविजुअल्स आल्सो कलेक्टिविज्म, यानी कि सामूहिकता के ऊपर व्यक्तिगत अधिकारों को ज़्यादा प्राथमिकता देना, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है उसको, ठीक है। ना कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार न्याय है, तो मूल अधिकार जो हैं वो जस्टिस हैं, ठीक है।
संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण सब जानते हैं, ठीक है। विच इज़ द नोडल एजेंसी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नोडल एजेंसी कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो सब जानते हैं, नीति आयोग है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इवेंट बताने हैं कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में होती है, गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 में आता है, पंचशील 1954 में आता है, पंचामृत 2015 में, ये पंचामृत पंचशील का ही एक मतलब कि ये समझ लो डेवलप्ड वर्जन है, लोकिस्ट पॉलिसी 1992 में, तो इसको तो लगा दोगे आप आराम से, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज कमिटेड टू नॉन फर्स्ट यूज, बिल्कुल भारत पहले यूज़ नहीं करेगा। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्रीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई फ्रेंडली कंट्री हो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया विल एक्सटेंडेड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला कि भाई पूरे के पूरे जो है जो साउथ एशिया है उसको पड़ोसी देशों को सहयोग प्रदान करेगा इससे, नहीं, भारत ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रखा है। इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी भारत ने डेवलप की है। ए, बी और ई ये करेक्ट हैं इसके आंसर में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अंबेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य और मत सही है। अंबेडकर ने सोशल जस्टिस की परिभाषा दी और जिसका मतलब था कि समान अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक बात है। ज्योतिबा फुले उनके आदर्श थे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उन्होंने चुनाव लड़ा था, ये भी बात ठीक है। अटॉर्नी जनरल थे भारत के, नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल नहीं थे। तो यही बात काट दो इसमें से, कहीं पर भी ये दिखाई दे जाए सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो ए, बी, डी, ई ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। अर्थशास्त्र में PhD थी उनकी। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन आता उसके बाद कौन आता, देखिए सबसे पहले क्या आया था, C.V. मैकफर्सन आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद हार्वर्ड मार्क्यूज आते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है, कार्ल पोपर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ रहे हैं ये रॉबर्ट डहेल आ रहे हैं, और फिर जॉन रोल्स आ रहे हैं। तो जॉन रोल्स सबसे लास्ट में आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और जो क्या नाम है, C.V. मैकफर्सन सबसे पहले आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, सी सबसे पहले एक ही बार दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से लोहा कौन सा समूह है जो मिलकर चुनाव लड़ता है और सरकार में शक्ति संभालता है। देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं ऐसी, बाकी तो कोई आएगा ही नहीं, कोई भी ग्रुप है सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपासेज, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है कि कौन से इनकम्पासेज और कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो देखिए सीधे से मैं बता देता हूँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। द मैनेजमेंट एजेंसीज, ये थोड़ा सा गलत टाइप कर रखा है, इसका क्या, न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइज्ड, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ट्रेंड पर्सनल टू गिव स्पेशलाइज सपोर्ट, ये दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेता ही नहीं है कहीं पे भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि रेगुलेशन करना है, रेगुलेशन की बात ही नहीं करेगा वो, तो ये कहेगा कि रेगुलेट क्यों करना है, इसको तो खुला छोड़ देना चाहिए, ओपन मार्केट होनी चाहिए। तो ये तो कट ही जाएगा, डी कट जाएगा, 1 2 ई कट जाएगा, मतलब ई जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ई यहाँ पे दिया हुआ था, 2 तो ऐसे कट गए, ठीक है। फिर ए को हटाना है आपको यहाँ से, क्योंकि एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटेड द नंबर ऑफ एजेंसीज दैट आइडियल विद डेवलपमेंट टू बी अंडरटेकिंग। देखो वो सेंट्रलाइज होने की बात करता ही नहीं, वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर लेके जाता चीज़ों को, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन होगा तो इसका मतलब वो रेगुलेटिंग की बात हो गई, नहीं करेगा वो ऐसा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, BCD इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। देखो सीधी सी स्टेटमेंट है, सार्क जो है वो एक इकोनॉमिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान भी इकोनॉमिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये तो कल्चरल इकोनॉमिक यही हुए, जबकि नाटो और वार्सा पैक्ट जो हैं दोनों के दोनों क्या हैं, ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये A और B ही जो है 2 बातें ठीक हैं, ये नहीं। इसके बाद आता है भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित परिणाम और घटनाओं का कालक्रम बताना है। कारगिल युद्ध जो है 1999 में होता है, शिमला युद्ध 1972 में होता है, पुलवामा की घटना 2019 में, और सिंधु जल समझौता 1960 में जो था, और उरी घटना 2016 में। बिल्कुल आराम से ठीक कर लेंगे आप इसे,
ठीक है। प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी क्या कहती है? सिस्टम थ्योरी कहती है कि कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव होनी चाहिए चीज़ें, सहयोगात्मक प्रणाली होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इसके बाद जो है शासन करने वाले वे लोग होने चाहिए जो राजनीति के बारे में जानते हैं। तो सीधी बात है, अरस्तु ये बात बोलता है, ठीक है। तो ए के साथ 3 देखिए, पहले ए के साथ 3 3 3 3 दिन जो 2 जगह पे है, ठीक है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट को देख लीजिए, मिलाइए महिलाओं का, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की स्वतंत्रता, अधिकार और नागरिकता, तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। तो डी के साथ 1 देख लीजिए, 3 और डी के साथ 1 मिल गया ना अपने आप ही। तो ऐसे ही मिलते हैं क्वेश्चन, आराम से मिलाने होते हैं। इसके बाद देखिए लेबर पार्टी, लेबर पार्टी सब जानते हैं ब्रिटेन के अंदर है, रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका के अंदर है, द इस्लामिक सोवियत फ्रंट जो है वो अल्जीरिया में है, और अवामी लीग जो है बांग्लादेश में है। इसके बाद जो है एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि प्रमोट कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं और जो डिसीजंस को लेना है, उनको निर्माण करना है डिसीजन का, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है, वो चीज़ें जो हैं सोशल ऑडिट के अंदर आ जाती हैं फिर बाद में, सोशल ऑडिट करने से। रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्ट्रांगली फेल्ट इन द एरिया सच, क्या इम्पैक्ट डालती है ये? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे डालती है इम्पैक्ट, लोकल गवर्नमेंट पे डालती है, पब्लिक सर्विस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए बिल्कुल इसके अंदर से। तो सी जहाँ पे भी दिखे हटाइए, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ABD आंसर हो गया, ठीक है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, अनुदारवाद होता है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म की बात देखिए, ये क्या करेगा? सरकार के लिए एक विशेष अभिजात वर्ग आवश्यक है, तो कंजर्वेटिज्म तो रूढ़िवादी बातें करेगा ही, तो ये इसी के लिए फेमस हो जाएगा। जनसंख्या बहुमत प्रभावशाली, शव सरकार के लिए अक्षम है, तो प्रभावशाली सरकार के लिए बहुमत अक्षम है, तो उदारवादी बात आती ही है, ठीक है। इसके लिए जैसे नारीवाद क्या कहता है? लोकतांत्रिक प्रणाली में जेंडर विभाजन को प्रतिबंधित करती है नारीवाद। राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक संबंधों में लोकतंत्र को उल्लेख की उपेक्षा करता है, बिल्कुल ये मार्क्सवादी बात है। तो ये बात जो है आराम से बिल्कुल आप इसको अटैच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? टोटलिटेरियनिज्म सरकार बनाता है क्या? ये नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये गलत हुई स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पे थी? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये पूछा किसने क्या बात कही है? देखो, क्वाजी फेडरल सब जानते हैं, किसने कहा है? क्वाजी फेडरल KC वीयर ने कहा है। कम्पिटिटिव की कौन बात करता है? नीति आयोग बात करता है। बार्गेनिंग की कौन करता है? मॉरिस जोन्स करता है। और कोऑपरेटिव की ग्रेनविल ऑस्टिन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मिलान कर लेना है। ये भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। इच्छा तब स्वतंत्र होती है जब इसके माध्यम इसके साध्य स्वयं अपने होते हैं, इसलिए यह आत्मनिर्धारक है। आत्मनिर्धारक तो WF हीगल ही कर सकता है इस बात को। और देखो, व्यक्ति को बिल्कुल, देखो ये आवश्यक नहीं बल्कि सहमति है जो सरकार को वैध बने। सहमति वाली सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, जॉन रोल्स। सद्गुण नागरिक और राज्य के लिए अपरिहार्य है। भाई देखो, वर्चू की बात कर रहा है मैकियावेली, ठीक है। व्यक्ति नैतिक आस्था की दृष्टि से अच्छा होता है, ये बात कौन कर रहा है? रूसो बात करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विमर्शी लोकतंत्र किसका पक्ष पोषण करता है? भाई आपको पता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी किसके पक्ष में बात करता है, किस चीज़ों की बात करता है? नागरिकों की डायरेक्ट भागीदारी की बात करता है। आप देखते ही कहेंगे कि हाँ करता है, नहीं करता है, ठीक है। बात करेगा वो अनौपचारिक तौर पे बहस हो, तर्क के साथ बहस हो, सत्य ही खोजा जाए उस बहस के साथ में, ठीक है। अद्वैतवाद द्वैतवाद इनके ऊपर कोई डिबेट नहीं करता है वो। तो ACD आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, who contended that we are concerned only with finding a choice mechanism that will lead it to pursue a satisfaction path, a path that will permit satisfaction at same specified level of all of its needs। डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। हर्बर्ट साइमन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक डिसीजन लेना है, हमें वो फाइनली एक सेटिस्फाइड डिसीजन होना चाहिए और चॉइस में से हमें खोज करनी है उसकी। तो कौन करेगा ये बात? तो सीधी बात है, हर्बर्ट साइमन जो है इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये लिखे हुए हैं, सब जानते हैं। वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी, कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दिया, राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का प्रणेता माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने बिल्कुल लास्ट में करवाई थी जब हमारा सेशन चल रहा था,
तो उस समय पे हमने ये सारी चीज़ें करवाई थी। लास्ट में भी हमने बिल्कुल नेशनल मूवमेंट पढ़ा तब भी बात की थी, ठीक है। और तो नेशनल मूवमेंट का ही क्वेश्चन है लगभग सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद जो है भिन्न देशों में निम्न प्रकार की राजनीति दलीय प्रणाली है। अलग अलग देशों की बात की है। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, एक दलीय प्रणाली हुई। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। नहीं, ये तीनों ही ठीक हैं। जापान में द्विदलीय नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है, बहुदलीय पार्टी सिस्टम। और दक्षिण अफ्रीका में बहुदलीय पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे भी जो है ये इस तरीके से कंक्लूड हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा ABC। रिजर्व बैंक सीधी सी बात है 1935 के एक्ट के द्वारा 1935 में बनाया गया था। भारत का प्रवासी समुदाय पूरा देश के लिए सामरिक संपत्ति है। क्यों है भाई? स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी है हमारी। ये कैसे है? सर्वाधिक मात्रा में धन भारत को वहाँ से होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अवैध भारतीय प्रवासी ने भारत की छवि खराब हुई है। क्या सामरिक संपत्ति बन जाएगा भारत फिर उससे? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये बात तो गलत ही हो गई। बी को हटाओ जहाँ पे भी है, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर गलत, ए ही ठीक हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। हम तो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसलिए सारी नहीं पढ़ने पाएंगे। निम्नलिखित कथनों कौन से कथन अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के संबंध में सिद्धांत में संबंध नहीं है? कौन से कथन संबंध नहीं है? ABCE इसका आंसर होना है। क्या दिया हुआ इसने कि घरेलू राजनीति पदानुक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता से परिभाषित होती है। कैसा है? मतलब कि पदानुक्रम में और अराजकता में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषित होती है। अराजकता में तो होती है, लेकिन शक्ति के लिए संघर्ष बताता है यथार्थवाद, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। कौन से नहीं है आपको वो बताने। अराजकता वही है जैसा वह राज्य सोचता है। क्या ये ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें हैं यहाँ पे जिसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं किया था कल भी, ये बस सीधे डायरेक्ट आंसर लगाया हुआ है की से, ठीक है। तो इसको देखेंगे। संबंध नहीं है ये पूछा हुआ है, इसको एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा, कहीं ये पूछ ले कि संबंध है। क्योंकि क्या है कि देखो यहाँ पे देखो, सभी राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। सब जानते हैं शक्ति के लिए संघर्ष है, ठीक है। तो शक्ति के लिए संघर्ष है तो इसका मतलब ई वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह रहे कि संबंध नहीं है। तो संबंध कैसे नहीं है इसका? ये तो बिल्कुल बात ठीक है अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद से, ठीक है। असल में इसमें थोड़ा सा डाउट ये भी है कि इंटरनेशनल रियलिज्म की बात की हुई है। तो इंटरनेशनल रियलिज्म एक ही बात है वहाँ पे, ठीक है। तो ग्लोटीन वाली व्यवस्था भी आती है उसके अंदर। तो अब आर्टिकल 324 के बारे में पूछा गया। देखो, जो आर्टिकल 324 बनाया गया था तो उसने कहा था कि भारत में एक इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल चीफ कमिश्नर्स, बिल्कुल अपॉइंट कर सकता है। जुडिशरी बेयर्ड फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द इलेक्शन प्रोसेस में जुडिशरी जो है वो कह सकती है कि रोक सकती है उसको, ठीक है। ABC ये तो तीनों बातें ठीक हुई। फिर इलेक्शन कमीशन आल्सो कंडक्ट द पंचायत के इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन पीरियड CC एक्ट्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनता है वो। तो ABC यही आंसर होगा, ठीक है। कुछ कथन है, इनके ऊपर बात करते हैं। भारतीय संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ताकि धार्मिक समुदाय के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल देता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत का संविधान जो है वो राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देता है ताकि समुदायों के बीच में एक समानता सुनिश्चित हो सके। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया, बिल्कुल किया गया है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान में सभी व्यक्तियों तथा समुदाय को किसी भी धर्म पर आस्था रखने, आचरण करने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ABCD सारे ही हैं इसके, तो याद रखना। विच डज नॉट कम अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन नहीं आता है? ये क्वेश्चन ही गलत है इनका। यहाँ पे रखिएगा, रॉन्ग आंसर दिया हुआ इसका। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS आती है। इंडियन पुलिस सर्विस IPS आती है। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आती है। ये IFS बन रहा है
लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आएगी IFS। इन्होंने आंसर मान रखा ABC। इन्होंने कहा कि फॉरेन सर्विस आती है, लेकिन आती क्या है ABD, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आएगी। फॉरेन सर्विस नहीं है हमारे यहाँ पे, ना इंडियन कस्टम सर्विस, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस आंसर को हम ठीक नहीं मान सकते। इन्होंने कस्टम सर्विस माना हुआ है, ये ठीक नहीं है। मतलब इन्होंने क्या माना हुआ है, फॉरेन सर्विस माना हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है जो हो इसके अंदर आती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि नोट कम आती नहीं है, तो A, B और D तो आएंगी ही नहीं। A, B और D तो आएंगी नहीं। इन्होंने कहा कि ABC ये नहीं आती है, ABC ये नहीं आती, ये नहीं आती है बस। इसका आंसर होना चाहिए था C और E। इसका आंसर आएगा 4। आप कोई भी इसको चैलेंज करना चाहे कर सकता है, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, किसी का आंसर अगर गलत है तो अपना ठीक कर लेना, बाद में हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है हु ऑब्जर्व दैट इंटेलेक्ट। इस क्वेश्चन की ID देख लीजिएगा 7233 ये लास्ट में है 7233। इसको आप देख लेना, ये इसकी क्वेश्चन ID है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑब्जर्व दैट इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेट ग्रुप है इंटेलेक्चुअल्स का। डेप्यूटीज एक्सरसाइज दैट सबाल्टर्न फंक्शन ऑफ सोशल हेजमनी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो एंटोनियो ग्राम्सी बात करते हैं इंटेलेक्चुअल्स की हेजमनी की। इसके बाद है भारत रूस मैत्री संधि किसके बीच हुई थी। इंदिरा गांधी, पोखरण 2 जो है, अटल बिहारी वाजपेयी, लुकिस्ट नरसिम्हा राव, पंचामृत नरेंद्र मोदी जी, सब जानते हैं इस बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने इस बार में। ठीक है, देखिए हार्टलैंड थ्योरी, हाल्फोर्ड मैकाइंडर, रिमलैंड थ्योरी, निकोलस पाइकमैन, सी पावर थ्योरी, A.T. महान, एयर पावर थ्योरी, अलेक्जेंडर शर्वेरी। ठीक है, अलेक्जेंडर शर्वस्काई। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स इन सोशल लाइफ इज डिमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ। सब जानते हैं डायलेक्टिकल मेथड जो सोशल लाइफ में किसने अप्लाई किया, डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो इसको करता है। और कौन करता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी, कार्ल मार्क्स। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशंस। थिंकर को बताना है आपको। सबसे पहले थ्यूसिडाइस आएंगे, सब जानते हैं। EH कार उसके बाद आ जाते हैं। ठीक है, फिर हांस जे मार्गन तो आते हैं, फिर केनेथ वोल्ट आते हैं, और उसके बाद अलेक्जेंडर वेंड आते हैं। याद रख लेना, हांस जे मार्गन तो के बाद केनेथ वोल्ट आएंगे मान। ठीक है, तो यानी कि कैसे आएगा, 3 और 4, पहले 3 फिर 4। ये देख लो कहाँ पे है, इस तरीके से। तो यानी कि पहले क्या आएगा B, फिर आएगा A। यहाँ देखो B कहाँ पे, यहाँ पे A पहले ये गलत हो गया, यहाँ पे A पहले ये गलत हो गया, यहाँ पे भी A पहले ये गलत हो गया, तो आंसर यही हो गया। सब जानते हैं इस बारे में, तो बिल्कुल आराम से कर लेते हैं। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन हिज सी एड्रेस रेजिग्नेशन लेटर टू, किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु हैज़ प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ पावर एट सी, राइट मिल्स। इसके बाद है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिफ्लेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। इसके बाद जो है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इंसिडेंट्स रिलेटेड टू सीनो इंडिया रिलेशंस क्रोनोलॉजिकल। तो ये क्रोनोलॉजी में लगाने हैं आपको। चाइना इन्वेजन भारत में कब होता है, भारत पे आक्रमण कब हुआ, 62 में। वुहान स्प्रिट कब हुई, 2018 में, जानते हैं सभी। गलवान वैली पे 2020 सब जानते हैं, 20 जवान मारे गए थे। ठीक है, चेन्नई कनेक्ट किसके साथ है, वुहान स्प्रिट के साथ ही जुड़ा हुआ है। 2019 में चेन्नई कनेक्ट आता है। ठीक है, ये 18 में वुहान वाला, अब चेन्नई कनेक्ट 2019 में फिर। ठीक है, नातुला स्क्रिमिल्स, ये नातुला के अंदर कब झड़प हुई थी आपस में, ये 67 में हो गई थी हमारी। ठीक है, तो नातुला के अंदर झड़प होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम जिसे आप कहते हैं। डिमाइस ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप 1991 में,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 में हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन का पतन 1991 में हो गया कंप्लीटली। ठीक है, ये आगे पीछे होने हैं कि भाई ये यूरोप पहले अलग हुआ, कम्युनिज्म डिमाइस पहले हुआ, तो सीधी बात है कम्युनिज्म पहले डिमाइस करता है, उसके बाद तो टूटेगा सोवियत यूनियन। ठीक है, अजम्पशन मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडेंट कब बनते हैं? 1985 में बनते हैं। INF ट्रीटी 1987 में होती है, न्यूक्लियर्स को लेकर के USA और मिखाइल गोर्बाचोव बैठते हैं और USA का प्रेसिडेंट बैठता है। तो ये इसको अरेंज कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को कैसे वो क्रिटिसाइज करता है? तो वो करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है, दूसरा ट्रेंड इनकैपेसिटी, और फिर है नॉन कन्फर्मेटिव नहीं बोलता है वो इसको, वो डीपर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो ये ही आएगा A, B और D, A, B और D एक ही जगह पे है ये। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? सब जानते हो, रॉबर्ट मिचल ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अनुदारवाद के संबंध में सही हैं? अनुदारवाद के बारे में बताना है, कंजर्वेटिज्म के बारे में बताना है, कौन से कथन सही हैं। तो सही सीधी सी बात है, वो क्या करता है, देखो शांति की व्यवस्था और संधियों को प्रोत्साहन करने की बात, ऐसी बात इतनी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की बात करता है, लेकिन ऐसे नहीं करता कि शांति व्यवस्था और इसके लिए जो संधियाँ प्रोत्साहित की जा सकें। वो कहता है कि मुक्त बाजार होना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन नेशन और स्टेट जो उसकी सत्ता बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत मजबूती से काम करे। जो व्यक्ति की प्रवृत्ति या अभिवृत्ति है उसको जो व्यवहारिकतावाद है और परंपरा और इतिहास में अपनी आस्था रखता है, बिल्कुल रखता है, परंपरा और इतिहास को ही सब कुछ मान के चलता है। B और C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको फिर से बताना है। ठीक है, ये कैसे बताना है, देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आती है? 1762 में आती है। ठीक है, एविंडिकेशन ऑफ राइट्स, पॉलिटिकल फिलोसफी बतानी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। विंडिकेशन ऑफ राइट्स जो है 1792 में आती हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक फिलोसफी ऑफ राइट्स 1828 हेगल की किताब है। ऑन लिबर्टी जेएस मिल 1861 है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट कार्ल मार्क्स की किताब है, 1844 में आई थी। तो आप क्या करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा ये वाला, ये आंसर इनका गलत है। इन्होंने कर रखा ECADB, बल्कि आंसर आएगा BACED, आंसर बनेगा ये। तो इसलिए इस क्वेश्चन को 7190 इसकी ID है, 7190, इसके ऊपर डाउट करेंगे हम। इसको जो है आप ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन पे हमारा 2 ऑब्जेक्शन आया है। ठीक है, इसके बाद है ए पर्सन हु इज़ इन द नो ऑफ थिंग्स एंड इट विलिंग टू अलर्ट द कंट्रीब्यूशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाई डिस्क्लोजिंग द करप्ट एक्ट ऑफ प्रैक्टिस दैट टेक्स प्लेस। तो क्या है कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो चोरी होने वाली है और उससे पहले जो है वो विशल बजा दे, सीटी बजा दे, बता देता है, तो विशल ब्लोअर बजाता है ना। ठीक है, तो इसके बाद आता है इनसाइड आउट अप्रोच, किसको बोला जाता है? इनसाइड आउट खेला गया शॉट है तो क्लासिकल शॉट होता है हमेशा ही। ठीक है, आउटसाइड अगर अप्रोच है तो आउटसाइड होकर के मारा गया है तो इसका मतलब है कि अपने आप को एडजस्ट करके मारा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन आपको अचीव करना है तो रियलिज्म में मिलेगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉपर गेन अचीव करना है तो लिबरलिज्म में आपको मिलेगा। इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये ट्रिक थी जैसे ये मैंने बना रखी है कि भाई इनसाइड आउट होकर के खेलते तो बहुत क्लासिकल शॉट होते हैं, इनसाइड आउट होकर के मारना। ठीक है, बिल्कुल टाइमिंग के साथ खेला जाता है। आउटसाइड अगर आप जा कर के मारते हैं तो इसका मतलब आपने जगह बना कर खेला है। ठीक है, और जगह बनाएंगे तो इसका मतलब है आप स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं पूरी तरीके से। इसको हन्ना अरेंट एनालिसिस दो। वीटा एक्टिवा भैया तो 3 है यार, सबसे सीधी सी बात है, लेबर वर्क एंड एक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हन्ना अरेंट का ये। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एज ए रिबूस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस के सपोर्ट के लिए कौन काम करता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ही तो काम करेगा। इसके बाद है ये आपको जोड़ने हैं, इनको आपको एक बार जोड़ लेना है। जैसे स्टीफन पी ऑसबॉर्न्स हैं, क्रिस्टोफर हुड हैं, जैन एरिक लैन हैं, मिखाइल बेर्जली हैं। तो इनको आपको इनके साथ अटैच करना है। ये आंसर आपका दिया हुआ है, आंसर ठीक है इनका। इसके बाद आता है आपका
कॉस्मोपोलिटेंस आर्ग्यूज दैट सिटीजनशिप शुड एक्सटेंड टू द, भाई कॉस्मोपोलिटेंस लोग क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि वर्ल्ड एज ए होल, पूरी दुनिया जो है एक विश्व, जो पूरी एक विश्व एक दुनिया बनती है, ठीक है, पूरे विश्व को एक होल मान के चलते हैं वो, ठीक है। तो न्यू प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या प्रोविजन आए हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलैंडिंग एडवर्टीजमेंट, भाई आपने कोई भी मिसलैंडिंग एडवर्टीजमेंट दी उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए गए हैं। इसके अंदर एक गलती ढूंढ लेते हैं, देखो, पावर ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, क्या कंज्यूमर की पावर को, कंप्लेन करने की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है? नहीं किया गया है। तो ई को हटा दो, जहाँ पर भी दिखता है ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो और ए हमने ठीक कर ही लिया है, तो ए बी सी डी सारे हो गए, यहाँ पे ए नहीं है, आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कौन सी, एक तो ये है कि भारतीय डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, रोल बैक ऑफ वेलफेयर स्टेट तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी जो है वो कैपिटलिज्म से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। डिके ऑफ नेशन स्टेट भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो बी डी ई हटा दो, कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ बी रहा, यहाँ डी रहा, यहाँ ई रहा, तो सी ओनली बच गया, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल वाली राजनीति। डीपोलिटिसाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है, डीपोलिटिसाइजेशन भारत के लोकतंत्र में नहीं है कि भाई हमारी राजनीतिक सत्र ही गिरता चला गया हो, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है भी, हम राजनीतिकरण नहीं हो रहा है लोगों का, ठीक है, गैर राजनीतिकरण की तरफ चल रही, नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। डोकलाम विवाद किस किस में होता है, नरेंद्र मोदी जी। बांग्लादेश युद्ध, इंदिरा गांधी। कारगिल युद्ध, अटल बिहारी। 1965, लाल बहादुर शास्त्री। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिके, सैमुअल पी हंटिंगटन, सब जानते, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो है अरेंज जॉन रोल्स राइटिंग, जॉन रोल्स की राइटिंग्स को अरेंज करना है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1991, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जस्टिस एज फेयरनेस आर्टिकल था 1958 में, लॉ ऑफ पीपल्स 1993, ठीक है। इसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट, क्या भारत आरसेप पे साइन कर चुका? बिल्कुल नहीं किया, बहुत बड़ा विरोध हुआ था इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा विरोध हो कि भारत आरसेप पे साइन नहीं करेगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे। तो इसको हटाओ, ए जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इंडिया बिलीव्ड इन द प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें बात करनी है, ऑटोनॉमस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में। तो हमें क्या करना है, इंडिया रेफ्यूज टू बी पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वार, भारत ने किसी का भी जो मिलिट्री अलायंस था उसका सहयोग करने से मना कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया प्रोसीड इट्स वेपन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्स, भारत ने जो है ऑल पॉसिबल सोर्स से जो है वो वेपन्स खरीदना जारी रखा, बिल्कुल ठीक बात है। क्या भारत ने, इंडिया येल्ड टू अमेरिकन प्रेशर, भारत ने अमेरिका प्रेशर माना, रिड्यूस इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, ईरान से भारत ने तेल कम कर दिया उसके प्रेशर में, नहीं, भारत ने नहीं किया, बाहर चलता रहा। इंडिया रिफ्यूज टू येल्ड टू वेस्टर्न प्रेशर टू नॉट टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रसिया बिकॉज ऑफ इट्स यूक्रेन इन्वेजन, भाई यूक्रेन के अंदर जो है रसिया ने युद्ध छेड़ा, उस युद्ध के कारण जो है भारत ने वेस्टर्न प्रेशर माना और रसिया से जो है सामान लेना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भारत ने बिल्कुल प्रेशर नहीं माना उनका, नॉट टू इम्पोर्ट, मतलब कि भारत ने इंपोर्ट करना नहीं बंद किया, ठीक है। तो अब क्या है, ए बी और डी जो हैं इसके आंसर हो गए हैं। एनपीटी सीटीबीटी पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किए थे, ठीक है। तो ये 3 बातें ठीक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेली के बारे में बताइए, मैकियावेली के बारे में क्या इंक्लूड करता है। पॉलिटिकल रिजिम्स की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजिम नहीं करता है, पॉलिटिकल रिजिम्स को क्लासीफाई वो करता ही नहीं है, ठीक है। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसफी ऑफ आइडिया, बिल्कुल क्लासिकल फिलोसफी के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज उसने किया है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी, क्या लिबर्टी के बारे में बात करता है वो? नहीं करता है, कहीं भी नहीं करता है, आपको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बी आ गया, ए और सी हट गए हैं, ए हट गया, सी हट गया, ए हट गया, तो बी डी ई रह गया। डी क्या है, रिपब्लिकनिज्म का आइडिया, एनालाइजिंग पावर, ठीक है। तो
आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म का दिया था ना उसने 1929 में, जब वो किताब लिखता है, ठीक है। और सॉरी, मैं 1929 कह रहा हूँ, 1529 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्टीन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, अलेक्जेंडर वैंड, डिफेंसिव रियलिज्म, केनेथ वोल्ट्स, ऑफेंसिव, जॉन मर्साइमर। अब ये देखिए, ये आ गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लगाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, ये क्वेश्चन ही थोड़ा फॉर्मेशन में 72-45 है, इस पर भी डाउट है हमें, ठीक है। क्या करना है, बिहार तो 1950 में फॉर्मेशन हुई थी, राजस्थान की 1949 में हुई थी, तो यानी कि सबसे पहले तो राजस्थान आएगा, बी आएगा सबसे पहले, यहाँ पे कहीं पे बी है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या आएगा, उसके बाद गुजरात आएगा, डी, बी ए डी, और उसके बाद क्या आएगा, नागालैंड, सी, और उसके बाद आएगा ई। ये आंसर आना चाहिए था इसका, इन्होंने बना दिया सी बी डी ई ए। ये आंसर कैसे हो सकता है, गलत ही आंसर। सी यानी कि इन्होंने कहा कि नागालैंड पहले फॉर्मेशन में आ गया, नहीं 1963 में फॉर्मेशन में आया है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं बी आया राजस्थान, उसके बाद कहते हैं डी आया गुजरात, यानी कि बिहार उसके बाद बना। कब बना बताइए, कहीं पे है, कहीं पे लिखा हुआ कि बिहार उसके बाद बनता है, गुजरात के बाद? बिहार तो 1950s में बन गया था, ठीक है। और फिर कह रहे हैं ई आएगा, यानी कि ई यानी कि हिमाचल प्रदेश पहले बन गया, और ए यानी कि बिहार उसके बाद भी बना। बिहार तो सबसे लास्ट में बनाया इन्होंने, बिहार बना ही नहीं, इसका मतलब स्टेट नहीं, गलत है ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत हो गया पूरा का पूरा। इसके आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, हर एक बच्चे को लगभग नंबर मिलने वाले हैं। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजीरियल रेवोल्यूशन, ये किताब का नाम है भाई, याद रख लेना। जेम्स बुर्नहाम ने एक किताब लिखी 1941 में, उनका ये है मैनेजीरियल रेवोल्यूशन। ऑल इंडिया हरिजन संघ किसने बनाया था? महात्मा गांधी, सब जानते हैं। राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत और लोकप्रिय आंदोलन में क्या सामान्य है? क्या चीज़ सामान्य होती है? कौन सी चीज़? पॉलिटिकल पार्टीज, दबाव समूह, जनमत, लोकप्रिय आंदोलन में क्या चीज़ सामान्य होती है? सामान्य देखो, औपचारिक संगठन होते हैं क्या ये, कि फॉर्मेशन हो, इनके बीच में सामान्यतः क्या है कि ये तो होते हैं औपचारिक तौर पे, लेकिन ये नहीं होते। जनमत औपचारिक नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वर्तमान में शासन कर रही सरकारों की सहायता करना, क्या ये तो कर सकते हैं? ये तो नहीं करेंगे, हम तो पढ़ते नहीं इसके बारे में कि सरकारों की सहायता करते हैं, ठीक है। जनमत भी हमेशा सरकारों की सहायता नहीं करता है। केवल लोकतंत्र विद्यमान, इनके अंदर लोकतंत्र विद्यमान है? कितनी पॉलिटिकल पार्टी है जो डेमोक्रेटिक है? नहीं है। तो इसका मतलब शक्ति क्या है? शक्ति के अनौपचारिक संगठन है, पावर के जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हु हैज इन्विजन्ड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू ए डिवाइन इन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी? अरे यार, डिवाइन लाइफ की बात कर रखी है, सब जानते हैं, अरविंदो घोष बात करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कौन सा ठीक नहीं है? नॉट करेक्ट, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात करता है ना, नो फर्स्ट यूज़ की बात करता है। होमी जहांगीर भाभा इसके बिल्कुल प्रणेता रहे हैं, प्रोग्राम के आर्किटेक्ट रहे हैं। इन पोस्ट पोखरण 2 फेज इंडिया हैज़ एग्रीड टू साइन NPT कभी भी नहीं, भारत ने फिर भी मना कर दिया 1, 2 और 4, यानी कि यही बात एक गलत है, ठीक है। इसके बाद सब जानते, प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में, संविधान अपनाया गया 1949 में, गणतंत्र दिवस 1950, आपातकाल 1975। सरकार द्वारा प्रचार के लिए संसाधन प्रदान करती है, ये क्या क्वेश्चन है? चुनाव प्रचार के संबंध में गलत चीज़ें क्या हैं? तो गलत क्या है? चुनाव प्रचार के लिए क्या भारत संसाधन प्रदान करता है? भारत का चुनाव आयोग नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप खर्च करो जो जिसको करना है। कोई दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। कोई दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए उपासना धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक है। कोई दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं को नहीं लुभा सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। गलत बताना ना आपको, तो ये तो ठीक बातें हैं। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर मंत्री किसी परियोजना का आधारशिला नहीं, एक बार अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गई तो कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है।
इसके बाद आता है ये कमीशन लगाने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बहुत आसान है। बलवंत राय मेहता कमेटी है 57 की, सरकारिया कमीशन 83 है, पंसिल कमीशन 2007 में है, बोहरे कमेटी ये आपको दिक्कत कर रही होगी, 1946 में आई थी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ठीक है। राजमन्नार कमेटी 1971 में, आप सब जानते हैं, ठीक है। ये 69 हो सकता है, ठीक कर लेना इसको। इसके बाद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात है, डगलस मैकग्रेगर सब जानते हैं। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन इम्प्रिंट ऑफ रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशन, एलन में ये बात करते हैं साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात, साइकोलॉजिकल रिलेशन की बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हायरार्की एंड अथॉरिटी, भाई मैरी पार्कर फोलेट इस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायरार्की और अथॉरिटी की बजाय। फोकस ऑन वैल्यूज़ लाइक सिटीजन रिस्पॉन्सिव वर्क, तो फ्रेडरिक्सन, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर इसका, ये आंसर 3। इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू CBDR कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या है, कौन सी रिलेटेड, नॉट करेक्ट बतानी है। इट ग्रांट सर्टेन ट्रेड कंसेंट टू डेवलपिंग कंट्री, यानी कि CDR क्या इज़ नॉट करेक्ट नहीं है, मतलब कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉर्म्स, बिल्कुल है। दूसरा है इट फेवर्स डेवलपिंग कंट्री को फेवर करता है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि भाई इट ग्रांट सर्टेन ट्रेड कंसेशन टू डेवलपिंग कंट्री, ट्रेड कंसेशन देता है क्या CDR? नहीं देता भाई, ये तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वैसे भी, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ आर अपोज टू इट, डेवलप्ड कंट्रीज़ का विरोध करती हैं, बिल्कुल विरोध करती हैं, क्योंकि क्या कहा गया कि डेवलप्ड कंट्री की ज़्यादा जिम्मेदारी है एनवायरमेंट को बचाने की, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले विकास किया है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज स्टिल द सोलो सुपर पावर क्यों है? दुनिया के ज़्यादातर लोग जो उसके अंदर जाके बसना चाहते हैं, ठीक है। अमेरिका ड्रीम स्टिल इंटैक्ट है, बिल्कुल अभी बात बाकी है, अमेरिकाना ड्रीम जो है, अमेरिका में रहना है मुझे, ठीक है, ये करती है बात, ठीक है। USA इज़ मोस्ट इंडेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ये ठीक नहीं है, सबसे ज़्यादा कर्जदार देश है, इसलिए नहीं माना जाता इसको, ठीक है। ग्लोबल सरप्लस कैपिटल जो हो वो एक्यूमुलेट करती है USA के अंदर, ये भी सही बात है। USA स्टिल इन द ग्लोबल लीडर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ABDE C नहीं आएगा, यानी कि ये मोस्ट इंडेप्टेड कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा घाटे में है, सबसे ज़्यादा कर्ज में है, तो इसलिए जो है इसको हम नहीं कहें कि ये वर्ल्ड पावर है, ये गलत बात है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद है हु रोस्ट हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सब बिनोय कुमार सरकार आराम से लगा देंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बताना है आपको कि कौन सी होती है, बहुत सिंपल है, देखो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक ऑफ पब्लिक अथॉरिटी पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है। वन में प्राइम मिनिस्टर इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, क्या फॉर्मल हेड होता है? नहीं होता ना, तो C को हटाओ जहाँ पे है, यहाँ पे भी है C, तो हट गया, ये तो हटा ही दिया हमने, ठीक है। वन वेयर देयर इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के कारण कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में? नहीं, ये बात तो नहीं करता है कहीं पर भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये D वाला जो पार्ट है ये भी हट गया, ठीक है, C वाला भी हट गया। वन वेयर देयर इज ऑलवेज लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसके अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर सरकार पे लिमिट लगाता है, ये वह कौन वोट करेगा कैसे करेगा वो नहीं बात करता, गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, वो सब चीज़ें डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो A और B इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म, मतलब कि कौन से वेरिएंट्स हैं इंटरनेशनल लिबरलिज्म के बारे में बात की गई है। देखो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल है दुनिया के अंदर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, ये भी बात इसके बारे में ठीक है। नियो लिबरलिज्म नहीं, ये नियो लिबरलिज्म इंटरनेशनल लिबरलिज्म है, इसीलिए तो नियो और क्लासिकल तो जुड़ेंगे ही नहीं इसके साथ में, इनसे अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये दो तो हटा ही दो अपने आप ही ऑटोमेटिक। पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज मिथ,
रादर देन ए रियलिटी। इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेना, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में। चाइना निवेलेटिंग नेबर टेरिटरीज थ्रू स्लेसिंग स्ट्रेटजी इट्स अगेन इट्स क्लेम ऑफ ए पीसफुल राइज। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना कैसे करना है ये। आंसर ठीक है इनका, कोई दिक्कत नहीं है, ADE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशलिज्म यानी कि थॉमस पैक्टी, फेमिनिज्म वैल्यू, सभी सीधी सी बात है, फेमिनिज्म को लगाओ वैल्यूज के साथ, बी के साथ 4 जोड़ो। कहाँ पे बी के साथ 4? ये रहा, एक ही तो है, बाकी तो है ही नहीं। वैल्यूज जो ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, और ये EF सुमाकर देखो इकोलॉजिस्ट हैं। बुद्धिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इन्हीं का तो है, ठीक है, और चार्ल्स चिल कम्युनिटेरियन है, ठीक है, ऐसे आराम से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आता आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड मैनी स्ट्रीम्स, वन ऑफ देन एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विथ इज करेक्ट। कौन से हैं, कौन से हैं? लाल बाल पाल ले, ऊपर ही तो लिखा हुआ है, इनको हटा दो 2 को, ABC हो गया आंसर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटेटेड मेजर्स ऑफ मेक द पंचायत्स वाइब्रेंट्स, पंचायत को वाइब्रेंट्स बनाने के लिए अरेंज द फॉलोइंग। कौन कौन से उसने काम किए हैं, किस किस तरीके से काम किए, तो वो बताने ACBD हैं, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजिकल टाइप लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ACBD इसको देख लेना, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। हु हैड ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत, अरे यार बिल्कुल सावरकर को भूल गए लोग, ठीक है, सब याद दिलाते रहते हैं, राहुल गांधी बोलते रहते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ। ए थिंक ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशनरी एक्शन, किसने कहा भाई? ये फ्रेंच चाइना नहीं तो थे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, ठीक है। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं पता होगा क्या? WTO, नाटो, IMF, G20, सार्क, बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। चुनाव आयोग के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल होने के लिए निम्नलिखित से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रीय दल बताना है आपको, सब भी बताना। 6% वोट कहाँ पे आएगा? देखो ये रहा, 6% वोट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें जीतनी चाहिए, ठीक है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो है वो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, बिल्कुल निभाता है। तो आप देख लीजिए ना, BCD जहाँ जहाँ पे भी हैं, तो BCD यहाँ भी, BCD यहाँ भी है, तो ये इसमें तो है ही नहीं है तीनों, ये तो कट गए अपने आप ही, ठीक है। अब E देख लीजिए, यहाँ पे E जुड़ा हुआ है, इसकी 7 या इस 7 राज्यों में सरकार कब से बात की गई? सथल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता हो कि 7 राज्यों में स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं, ऐसा तो कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ। तो इसका ई तो कट गया, ई कट गया तो ये 3 कट गए, एक ही बच गया। इसके बाद चलिए, ये बिल्कुल आसान है, शिमला समझौता इंदिरा, ये तो बहुत पूछ लिया यार इस बार इन्होंने, पूरी फॉरेन पॉलिसी ऐसे पूछी गई है, एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं पूछा गया। मतलब कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कि भारत की जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी का क्वेश्चन है, भारत की फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक सामरिक डायस्पोरा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत आराम से लगा लेंगे आप कि भारत अमेरिका परमाणु संधि जो है मनमोहन के काल में होती है, 2005 में हो गई। सिंधु जल समझौता जवाहरलाल नेहरू 1960 में हो गया। शिमला समझौता 1972 में हो गया इंदिरा गांधी के साथ में। ताशकंद समझौता 1965 हो गया लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर इच आउटकम, बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आता है? तो भाई देखो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थी, जुडिशरी ने जो है अपनी इंटरप्रिटेशन दी, उससे जो आया है निकल करके, ठीक है। न्यायपालिका ने बात की इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपके पैराग्राफ आते हैं, कौन यथार्थवादी नहीं है देखते ही बता दोगे, रॉबर्ट कोहेन नहीं है, ठीक है। इसके बाद है मैन द स्टेट एंड द वार, पुस्तक बिल्कुल बता दो, केनेथ बोल्ट्ज ने किताब लिखी है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा नव यथार्थवाद, अरे यार 70 के दशक में शुरू होता है, डिबेट चलती है यहाँ पे बहुत बड़ी। इसके बाद जो है वोल्ट के अनुसार उनकी प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इकाई यानी व्यक्तिक राज्य समान कार्य करते हैं, यानी कि वो केनेथ बोल्ट्ज क्या कहता है कि भाई जैसा आदमी सोचता है वैसा ही राजनीति इकाई सोचती है, ठीक है। वोल्ट कौन सी प्रणाली युद्ध की रोकथाम के लिए बेहतर है? वो कहता है कि युद्ध रोकना है तो द्विध्रुवीय प्रणाली होनी चाहिए। पैराग्राफ ना भी पढ़ोगे ना तो भी ठीक कर दोगे इसको। किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समाजवाद की बिना फेबियन समाजवाद लाने का प्रयास बताया है? आइवर जेनिंग्स। ये याद रखने के बाद अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है आपका ये भी। प्रभु समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में अवलोकन था। यदि कोई सरकार इसकी अपेक्षा करती है तो उन्हें मतदाताओं के समक्ष निश्चित रूप से उसका उत्तर देना होगा। इसका अवलोकन का क्या अर्थ है? यानी कि ये राजनीतिक अवलोकन की बात है, ठीक है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा भाग अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन के मूल अधिकार में लाया गया था? तो बच्चों के लिए शिक्षा आर्टिकल 45 सब जानते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमने जब रिपीट की थी ना, रिवीजन किया था इंडियन पॉलिटी का, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ आपका। हमने 7 वीडियो बनाए थे, रिवीजन किया था, अगर सबने अच्छे से देखे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है आपका रिवीजन के समय पे। किस अनुच्छेद में यह अनुदेश दिया गया है कि सरकार नीति निर्माण में राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के निर्देशों को शामिल करे? आर्टिकल 37 में। यूट्यूब पे पढ़िए सारी वीडियो, आराम से देख लेना। और मैंने उससे पेपर से 2 दिन पहले आप लोगों को कुछ नोट्स दिए थे, जैसे शॉर्ट नोट्स बना करके दिए थे। फॉरेन पॉलिसी के भी सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, टोटल क्वेश्चन वहाँ से उठे हैं। दूसरे फिर मैंने वहाँ से जैसे आपको पब्लिक एड के दिए थे, बिल्कुल मतलब 10 पेज के अंदर से सब कुछ आ गया वहाँ से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक क्रांति पर फोकस मात्र है, किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। इसके अंदर लिखा हुआ होगा, ये बिल्कुल पढ़ लेना। तो ये आपका बड़ा आसान सा पेपर, बहुत ही सिंपल सा पेपर बना है मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ पॉलिटिकल साइंस के पेपर का। पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट 1, ये पेपर है आपका पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट, बिल्कुल सिंपल पेपर है। मॉडरेट पेपर ही कहिए आप इसको, ठीक है, मॉडरेट ही कहिए, कुछ नहीं कहना है इसको ज़्यादा। तो इस पेपर में मैं जहाँ तक मानता हूँ, जिन बच्चों ने एक बार पहली बार जो पेपर दे रहे हैं उन बच्चों ने ठीक किए होंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक किए होंगे 40 क्वेश्चन ठीक। सेकेंड टाइम बिना तैयारी वाले, और तैयारी वालों ने ठीक किए होंगे, पहली बार दिए हैं तो 50 क्वेश्चन ठीक, और अच्छी तैयारी होगी तो 60 क्वेश्चन ठीक है। और जिन बच्चों ने सेकंड टाइम पेपर दिया, जिन्होंने पूरे रिपीटेशन कर रखा, सारा सिलेबस में से जो निकल गया है, जिसने सारा सिलेबस पढ़ रखा, उसके लिए बता देता हूँ सीधे से, जिसने सारा सिलेबस पढ़ रखा है उसने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे लगता है 70 तक आराम से पहुँचेगा, ठीक है। और जिसने सारा सिलेबस नहीं पढ़ रखा, आधा अधूरा जितना ही पढ़ रखा है, तो 55 से 60 तो वो भी पहुँचेगा। तो मान करके चल लेना सेकंड पेपर में बच्चों के 100 से लेकर के 160 तक इसके बीच में नंबर आएंगे, वो तैयारी के हिसाब से होंगे। ये बिल्कुल मान लेना कि बिल्कुल शुरुआत बिगिनर है। इसके बीच में आप चले जाओ 120 तक, फर्स्ट सेकंड टाइम आधे से ज़्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है। 130 से ऊपर चले जाओ, फुल सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है। 140 पहुंच जाओ, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा हुआ है। 150 पहुंच जाओ तो उसने ये समझ लो कि और भी ब्रिलियंट तरीके से सिलेबस पढ़ा हुआ है, सब कुछ पता है उसे। फिर 160 वाला तो एक्सीलेंट में आ जाएगा, उसे सब पता था पेपर में क्या आएगा, ये भी पता मान सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मैं 83 पे पहुंच रहा था, मैं इसको सोल्व कर रहा था तो मैं 83 पे पहुंच रहा था। तो इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन होते जो हमें भी नहीं आते, तो आपको 100 तो लेने भी नहीं होते, सच में नहीं लेने होते। आपको तो कहाँ तक पहुँचना है? आपको तो 75 तक पहुँचना है। दूसरे पेपर में कितने लेने हैं? 30 तो लेने ही पड़ेंगे भाई एक वाले पेपर में। तो पेपर का एनालिसिस ये कहता है कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर में इतना कुछ खास है भी नहीं कि भी इतना बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो पेपर ठीक ठाक ही है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया होगा, आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन बने होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर बनते हैं, और फिर हम जो है सेकंड पेपर का भी एनालिसिस करके लाता हूं मैं आज शाम तक, ठीक है। तो फिर हम ये भी बताएंगे आपको कि कितने पे कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। डाउट जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, उन क्वेश्चन पे डाउट आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।